ईपीएफ से निकासी सही या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा हमारे साथ हैं। अनिल जी, हम बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि ईपीएफ निकासी बहुत ही ज्यादा जरूरी विकल्प, जब आपको लगता है कि और कोई विकल्प नहीं बचा, वो हो सकता है। इस पर चर्चा आपसे अब करेंगे, लेकिन ये इकलौता विकल्प नहीं है। थोड़े उदाहरण के तहत दर्शकों को बताना जरूरी है कि ईपीएफ निकासी जल्दबाजी में कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे हैं आप। माने 30 साल का आपका रिटायरमेंट फंड आपका बन रहा है, मतलब रिटायरमेंट आपके 30 साल के बाद है, और आज की तारीख में आप 50,000 रुपए निकालते हैं अपनी पीएफ किटी से, तो 30 साल के बाद आपकी जितनी रकम बननी थी उससे लगभग 5.25 लाख या 5,58,000 रुपए कम रकम बनेगी सिर्फ इस 50,000 रुपए निकालने से। 2 लाख रुपए अगर निकालते हैं, उससे भी ज्यादा रकम निकालते हैं, तो 30 साल के बाद आपकी कम से कम 23 लाख रुपए जो रकम है उसमें से 23 लाख रुपए कम रकम बनेगी। वो बेनिफिट आपको 23 लाख का कम हो जाएगा। वही 3 लाख रुपए अगर आप निकालते हैं तो कम से कम हम 35 लाख रुपए मान सकते हैं कि हाँ, इतनी रकम आपकी जो वृद्धि होनी थी आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये हम बता रहे हैं अनिल जी, इस पे आप थोड़ा सा कुछ ऐड कीजिए कि किस तरीके से, जैसे हम बूंद बूंद से सागर भरते हैं, वैसे अगर हमने ये रकम निकाल दी तो झटके में वो सारे जो आपका बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, वो कम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने उदाहरण देकर समझाया कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो भविष्य निधि है, जो प्रोविडेंट फंड है, वो एक हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अभिन्न और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने ये देखा है कि जब कोई इंसान सीनियर ऑफिसर रिटायर होता है तो तकरीबन उसको अगर 2 करोड़ मिलता है तो 2 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ यानी कि 50% जो है वो उसका प्रोविडेंट फंड ही होता है। उसके अलावा बाकी उसको ग्रेचुइटी, उसको लीव एनकैशमेंट और पेंशन की कमोडिशन वगैरह मिलती है। तो यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट की गाड़ी चलनी है 60 साल के बाद अगले 40 साल तक, उसमें आधा जो इंजन है वो आपके प्रोविडेंट फंड का ही है, आपके भविष्य निधि का ही है। अगर आप उसी में ही पहले ही उसमें सेंध लगा के उसको कमजोर कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो डगमगा जाएगी। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल देके बताया कि अगर 3 महीने की तनख्वाह, किसी की तनख्वाह 25,000 रुपए है और वो 75,000 रुपए भी निकाल लेता है, अभी तो पता भी नहीं चलेगा 75,000 रुपए कहाँ आपके खर्च हो जाएंगे इस पैंडेमिक में। लेकिन वही 75,000 जो है आपका, वो जब आप रिटायर होते तो शायद 8-9 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है आपकी रिटायरमेंट किटी में। और उसके बाद जो उससे जो आप इनकम कमा के अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते थे या मेंटेन कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं आपको बाद में वो खलेगी, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर तकलीफ पहुंचाएगी। तो हमारा यही एक नटशल में कहना है कि ये आखिरी रास्ता होना चाहिए, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। इसके पहले आप दूसरे जो विकल्प हैं उनको भुनाएं। जैसे कि अगर आपकी बैंक में कोई एफडी पड़ी हुई है, बैंक में जो एफडी है वो 5.5-6% की होती है, जबकि इसमें आपको 8.5% कर मुक्त ब्याज मिलता है। तो पहले बैंक की एफडी जो है उसको तोड़वा के उसको इस्तेमाल करें। सेविंग बैंक में आपका कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लिक्विड होते हैं, अब वहां से पैसों को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप जो है सीधा अपने प्रोविडेंट फंड में से, जो कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसमें से आप रकम निकाल लें। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हम देना चाहेंगे। बिल्कुल, कि जल्दबाजी वाकई अनिल जी, मतलब क्योंकि कुछ थोड़े समय के बाद आने वाले जो हमारे लक्ष्य हैं उसमें से थोड़ा डाइवर्ट हम कर सकते हैं। अभी कौन से लक्ष्य हो सकते हैं इस पर भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि लक्ष्य तो हम अपने लिए सब इम्पोर्टेंट सेट करते हैं, उसके लिए एक रोड मैप बनाते हैं। तो ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिनको थोड़ा बहुत हम डगमगा सकते हैं इमरजेंसी के लिए, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब मानिए ये जो 3 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने अपने ईपीएफ से पैसे निकाले, हालांकि जो कोविड से जो की वजह से जो पैसे निकाले हैं सब्सक्राइबर्स ने, वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो वापस आप नहीं डाल सकते हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। बिल्कुल वापस नहीं आपको करना है वो। लेकिन अगर किसी को अब फिर से उस अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को फिर से बढ़ाना है अगर ईपीएफ का, तो योगदान बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, टॉपिक उठाया है। इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि आप खुद से अपनी रकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने जल्दबाजी में, आपको जरूरत थी, आपने निकाल लिया, लेकिन जैसे ही आपकी पेंडेमिक खत्म हुआ, आपकी सैलरी दोबारा से वापस आनी शुरू हो गई, तो आप जो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड है उसके अलावा आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बेसिक सैलरी का 100% तक।
जबकि वैसे तो 12% ही कटता है आपका और 12% ही एम्प्लॉयर डालता है। लेकिन अगर आप चाहें तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए आप एडिशनल अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपने 75,000 रुपये निकाल लिया था 3 महीने की तनख्वाह अपनी, तो आप कोशिश करके 7,500 रुपये हर महीने ऐड करके 10 महीनों में उस जो आपकी कमी थी उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए अपने एम्प्लॉयर को बोल के और अपनी सैलरी में से एडिशनल पैसे कटा के प्रोविडेंट फंड में दोबारा से पैसे जोड़ सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सभी के लिए है और जहां तक हो सके आपको कोशिश करके इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब तुरंत आप अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत ही आसान हो गया है सिस्टम। या तो आप ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उस पर जाइए, www.epfindia.gov.in, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एसएमएस भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 7738299899, ये एसएमएस का तरीका है। मिस कॉल दे सकते हैं आप 01122901406 पर, ये आपका पीएफ बैलेंस आपको पता चल जाएगा। या उमंग ऐप है काफी पॉपुलर, उससे भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन आपका जो आधार, पैन और ये सब डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे अंत में आपसे यही समझेंगे, जरूरत कैसे हो पूरी। आपने कहा कि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म के गोल्स हैं उनको थोड़ा उससे फंड डाइवर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से हमारे बिल्कुल तुरंत आने वाले गोल्स हैं जिनमें से हम ये जो पैसे डाइवर्ट करके अपने इमरजेंसी जरूरतों में लगा सकते हैं? देखिए, आप अगर कुछ ईएमआई भर रहे हैं किसी हाउसिंग लोन की या किसी और लोन की, तो वहां पे आप बैंक से बात करके, वहां पे सरकार ने प्रावधान किए हैं कि आप ईएमआई में छूट प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ महीने के लिए आपको वहां से उससे आपको बेनिफिट मिल जाए। आपको जब आपकी वापस आ जाए सैलरी वगैरह तो आप ईएमआई दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो वो जरिया है। दूसरा ये है कि आप जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसको आप थोड़ा अगर अवॉइड करें, थोड़ा अपने बजट को कंट्रोल करें, थोड़ा अपने घर के ओवरऑल खर्चे को, अगर आपका खर्चा 50,000 था तो उसको 40,000 करें, 35,000 करें। मोबाइल फोन वगैरह अगर आप खरीद रहे थे या कोई टेलीविजन खरीदने की सोच रहे थे या कोई कार बदलने की सोच रहे थे, तो क्योंकि वैसे भी पेंडेमिक है कि आना जाना नहीं है, कुछ ज्यादा इसका शो का तरीका नहीं है, तो आप ऐसे खर्चों को, जिसको हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, कि जो पोस्टपोन हो सकते हैं, कि चाहे वो मोबाइल फोन लेना हो, चाहे वो टेलीविजन लेना हो, चाहे वो कार लेना हो, ऐसे जो खर्चे हैं आप थोड़े आगे बढ़ा दें अगर 2-3-6 महीने के लिए, तो आप अपनी इस टेम्परेरी जो आपको कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे आप निजात पा सकते हैं। और जो जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो ईएमआई वगैरह दें या लोन्स वगैरह की, वहां पे भी आजकल आरबीआई ने निर्देश दिया हुआ है बैंकों को कि उसमें कुछ छूट दी जाए, कुछ सहूलियत दी जाए, ताकि आपको जो है इतने ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कैश फ्लो की। तो वो भी आप रिजॉर्ट कर सकते हैं, उसको भी आप एप्लीकेशन देके वहां से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। अपने बजट को कंट्रोल करने की जरूरत है कुछ महीनों के लिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करिए और जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं आप उसी पे रहिए, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को थोड़ा सा आगे कर दीजिए तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, देखिए समझना जरूरी है कि अभी से अगर हम थोड़ी थोड़ी प्लानिंग की शुरुआत करेंगे तब जाकर आने वाले समय में हमें इसकी अहमियत के बारे में मालूम चलेगा। जिन लोगों ने शायद पहले से अपना ये प्लान, इमरजेंसी प्लान या थोड़े बहुत पैसे जरूरत के हिसाब से इकट्ठे करके रखे थे, शायद उनको कम दिक्कत हुई होगी। इसलिए आगे आने वाले किसी ऐसी मुसीबत के समय के लिए आपको अगर तैयार रहना है तो शुरुआत आपको आज ही से करनी होगी और अपने ईपीएफ जैसे रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने की शायद जरूरत ही ना पड़े। इसकी हमें समझाने के लिए अनिल जी आप शो में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से